दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों इस आज़ाद भारत में लाखों करोड़ों युवा बेरोजगारी के कारण, भुखमरी के कारण, तमाम प्रकार की समस्या के कारण, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कहीं न कहीं से जूझ रहे हैं। दोस्तों आज़ाद इस भारत में भारत भले आज़ाद हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं आज भी समस्याओं की गुलामी में लोग जकड़े हुए हैं। दोस्तों अगर हम ये बात करें कि इस आज़ाद भारत में एक शख्स ऐसा है कि जिसकी ज़िंदगी को एक पार्टी ने इस तरीके से संवारा कि वो गुलामी की जंजीरों से जकड़ा व्यक्ति आज आज़ादी से इतना आज़ाद हो गया है कि वह अपनी आज़ादी को लेकर बड़े-बड़े दावे तक कर गया। इतने बड़े मिथ्या आरोप तक लगा गया पार्टी के ऊपर कि अगर उसकी तुलना आप करेंगे, सटीक विश्लेषण करेंगे, तो आप सही को सही और गलत को गलत पाएँगे। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद जी की। गुलाम नबी आज़ाद जी दोस्तों कश्मीर में पैदा हुए और कश्मीर से उनकी दीक्षा चालू हुई। दोस्तों 27 वर्ष की अवस्था में ये कांग्रेस पार्टी में जो है जुड़े। गुलाम नबी आज़ाद जी 27 वर्ष की अवस्था में राजनीतिक करियर इनका चालू हुआ और ये तब से लेकर आज तक ये कांग्रेस पार्टी के तमाम तरीके के पदों पर ये काम किए। दोस्तों अब हम बात करना चाहते हैं कि ये 50 साल का राजनीतिक करियर इनका इतना शानदार गुजरा है और पार्टी इनको इतने महत्वपूर्ण पदों से नवाजी है कि जिसकी तुलना अगर की जाए, जिसका आकलन किया जाए तो कम है। क्योंकि दोस्तों इतने कम उम्र से लेकर और इतनी सफलता मुझे लगता है किसी पार्टी के किसी नेता को नहीं मिली है जितना कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद जी को मिली है। और इनका इस तरीके से राजनीतिक बयान आया है पार्टी छोड़ने के बाद कि आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे और आप सोचेंगे कि वास्तव में गुलाम नबी आज़ाद जी ने इतना संघर्ष किया तब जाके इस मुकाम पे पहुँचे और आज पार्टी उनको सुन नहीं रही है तो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। दोस्तों अगर आप इनके घटनाओं पर, इनके जीवन पर अगर आप सच्चाई से नज़र दौड़ाएंगे तो सच्चाई कहीं इनके इससे एकदम इतर है। क्योंकि दोस्तों अब हम विश्लेषण करें अगर कि ये जो अब मिथ्या आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कितना सही है कितना गलत है हम उसको बताते हैं। क्योंकि इन्होंने बार बार ये कहा कल पार्टी छोड़ते वक्त कि कांग्रेस पार्टी हमारी सुनती नहीं है, कांग्रेस पार्टी में जो है सीनियर नेताओं की जो है सुनी नहीं जाती है, इनकी इज्जत कम की जा रही है। और इससे बड़ी बात इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर काफ़ी बड़ा आरोप लगाया है कि जब से राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने तब से जो है पार्टी का उत्थान बंद हो गया। 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी बुरी तरीके से हारी। मतलब तमाम प्रकार के ये आरोप लगा के और पार्टी छोड़ दिए। दोस्तों अब लोग इसको इस तरीके से समझ रहे हैं कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी गलत है या इनके द्वारा दिए गया बयान वह गलत है। दोस्तों इस पर हम सटीक विश्लेषण करेंगे और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको सच्चाई जो है दिखाई पड़ेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद जी के राजनीतिक जीवन की। तो इनका राजनीतिक जीवन 27 वर्ष की अवस्था में चालू हुआ। दोस्तों 27 वर्ष के जब ये थे तो ये 27 वर्ष की अवस्था में इनका राजनीतिक जीवन चालू होता है, वो भी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में दोस्तों 1973 में जो उनका गृह जनपद है भालेसा, इसमें कांग्रेस पार्टी इनको कांग्रेस कमेटी का सचिव पद पे इनको तैनात करती है। दोस्तों 1973 की बात कर रहे हैं। आप ध्यान से अंत तक एक एक चीज़ देखिएगा और तभी आप सच्चाई को पकड़ पाएंगे और आप कांग्रेस पार्टी के बीच और इनका जो दिया गया बयान है गुलाम नबी आज़ाद जी का कि कौन सही है कौन गलत है, आपको सटीक विश्लेषण मालूम पड़ेगा। दोस्तों इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 1973 में भालेसा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव पद पर इनको कांग्रेस पार्टी तैनात करती है 1973 में। अब इसके 2 साल बाद दोस्तों, यानी कि 2 साल बाद 1975 में जम्मू कश्मीर के ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाते हैं। मतलब 1975 में ये इमरजेंसी के दौरान ये जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर तैनात किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी इनको तैनात करती है। फिर अब दौर आता है 1980 का, 5 साल बाद 1980 का। 1980 में ये अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष यानी IYC इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। दोस्तों मतलब 1975 में ये इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, ये यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जो जम्मू कश्मीर में है उसके अध्यक्ष बने थे। और जस्ट 5 साल बाद फिर इनको पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देती है और इनको 1980 में पूरे भारत का जो इंडियन यूथ कांग्रेस है उसका अध्यक्ष इनको बना दिया जाता है। फिर आगे देखिए, ये 1980 की बात होगी। फिर 1980 से 84 के बीच में जब 7वीं लोकसभा का चुनाव होता है तो इसमें कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देती है लोकसभा चुनाव में और इनको ये जीतते हैं।
ये जो जीत के 7वें लोकसभा चुनाव में सांसद के रूप में आते हैं, तब इनको पार्टी उपमंत्री बनाती है। और उपमंत्री के बीच में गुलाम नबी जी आपको 1981 से 1982 तक आपको कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय जो कांग्रेस पार्टी आपको सौंपती है, आप कानून मंत्री बनते हैं 1981 से 1982 के बीच में। फिर आता है दौर 1983 से 84, फिर 1983 से 84 के बीच आपको पार्टी उपमंत्री के रूप में ही आपको सूचना प्रसारण मंत्रालय आपको पार्टी सौंपती है। ध्यान से देखिए दोस्तों, मतलब 4 साल के बीच में 2-2 मंत्रालय इनको मिल रहा है। फिर 1983-84 के बीच में आपको सूचना प्रसारण मंत्रालय मिलता है। फिर दौर आता है दोस्तों 84 के बाद का। 84 के बाद फिर गुलाम नबी आज़ाद जी आपको कांग्रेस पार्टी 8वीं लोकसभा के लिए चुनती है, और आप 8वीं लोकसभा चुनाव में फिर कांग्रेस पार्टी से सांसद के रूप में चुनकर आते हैं। और फिर कांग्रेस पार्टी आपको प्रमोट कर, उपमंत्री से प्रमोट कर राज्य मंत्री के लिए प्रमोट करती है, और जिसमें आपको 1984 से 86 तक संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा आपको मिलता है। यानी पार्टी आपको संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा देती है। फिर आप दौर आता है दोस्तों 1984 से 86 तक, तो ये इनको संसदीय कार्य मंत्रालय मिलता है। अब आगे सटीक तरीके से आप देखते जाइए कि क्या क्या मंत्रालय इनको मिलता है, आप ध्यान से देखिए। फिर राज्य मंत्री के रूप में रहते हुए गुलाम नबी जी आपको गृह मंत्रालय मिलता है, और गृह मंत्रालय के रूप में आप 1986 से अक्टूबर 1986 तक, यानी मई 1986 से अक्टूबर 1986 तक, यानी आप 6 महीने गृह मंत्रालय के रूप में काम करते हैं। अक्टूबर 1986 से आगे चलते हैं, आप देखिए 1986 से आगे फिर उनको क्या क्या पद मिलता है और कांग्रेस पार्टी क्या क्या महत्वपूर्ण पद देती है, आप ध्यान से देखिए। 1986 से फिर आप राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय पाते हैं। मतलब यह मंत्रालय आपको फिर राज्य मंत्री के रूप में मिलता है, खाद्य और नागरिक आपूर्ति। मतलब यह आपको यह पद, यह मंत्रालय 1986 अक्टूबर 1986 से सितंबर 1987 तक मिलता है। फिर आप चलिए अगला दौर आता है 1991 से 1996 तक। इसमें आप क्या कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी आपको कौन सा मंत्रालय दिया, इस पर भी हम सटीक विश्लेषण कर रहे हैं। और आप ध्यान से देखिए दोस्तों, 1991 से 1996 तक ये महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी इनको चुनती है, भेजती है, राज्यसभा इनको भेजती है कांग्रेस पार्टी। 1991 से 1996 तक ये महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। फिर आता है दौर अगला, केंद्रीय मंत्री के रूप में फिर ये कब चुने जाते हैं दोस्तों, ये केंद्रीय मंत्री के रूप में चुने जाते हैं, और जिसमें इनको मंत्रालय मिलता है संसदीय कार्य मंत्रालय का। और इनका मंत्रालय का कार्यकाल क्या है दोस्तों, जून 1991 से दिसंबर 1992 तक इनको संसदीय कार्य मंत्रालय के रूप में चुना जाता है, कांग्रेस पार्टी इनको चुनती है। फिर आगे चलते हैं, वह दौर आता है 1993 से 1996 तक। ये अगला क्या पाते हैं, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री के रूप में फिर ये चुने जाते हैं। फिर इनको कांग्रेस पार्टी संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपती है, यानी 1996 तक ये फिर संसदीय कार्य मंत्रालय के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं दोस्तों। अब अगला फिर दौर आता है कि जनवरी 1993 से फिर जनवरी 1996 तक, इनका ध्यान से देख लीजिए, इनको फिर मतलब 1993 इनको जो है 1991 से 1996 के बीच में 2-2 मंत्रालय पाए थे। एक तो संसदीय कार्य मंत्रालय पे 1991 से 1993 तक रहे, फिर 1993 से 1996 के बीच फिर एक मंत्रालय पाइए, नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय, यानी फिर इनको कांग्रेस पार्टी कैबिनेट मंत्रालय का जिम्मा सौंपती है। और ये नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय का रूप मतलब का मंत्रालय ये जिम्मा पाते हैं, जो कि आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास हैं, जो भाजपा के अब नेता रह चुके हैं, ये भी कभी कांग्रेस के नेता रहे थे दोस्तों। अब आगे चलते हैं 1996 से आगे, 1996 से 2002 तक। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि 1973 से जब इन्होंने क्या नाम अपना राजनीतिक करियर चालू किया था कांग्रेस पार्टी में, तब से लेकर आज तक के देखिए इनका एक भी समय ऐसा नहीं गया है कि जो बिना ये किसी पद के रहे हों। अब देखिए दोस्तों 1996 से 2002 तक ही कौन सा मंत्रालय लिए थे, ये फिर मंत्रालय किस पद पे थे, जम्मू कश्मीर से दोस्तों 1996 से 2002 तक इनको कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए भेजती है, चुनती है। ये राज्यसभा सांसद थे 1996 से 2002 तक। फिर आगे 2002 से 2006 तक दोस्तों जम्मू कश्मीर से फिर ये राज्यसभा के लिए इनको कांग्रेस पार्टी भेजती है। ध्यान से देखिए, सुनिए। फिर आप गुलाम नबी आज़ाद जी आप
2002 से जब आगे आप बढ़ते हैं, 6 से आगे बढ़ते हैं 2006 से, तो आप फिर आपको कैबिनेट मंत्रालय के रूप में कांग्रेस पार्टी भेजती है और फिर आपको संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मे मिलता है। और इस मंत्रालय का कार्यकाल जो है उसको मैं बता दूं, मई 2004 से अक्टूबर 2005 तक कि आप संसदीय कार्य मंत्रालय के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों आप फिर आगे देखते हैं कि 2004 से अक्टूबर 2005 तक आप कौन सा मंत्रालय थे, आप फिर आपको कैबिनेट मंत्रालय, कैबिनेट मंत्री के रूप में आपको नियुक्ति की जाती है, कांग्रेस पार्टी आपकी करती है और आपको शहरी विकास मंत्रालय का पदभार आपको सौंपती है, ये कांग्रेस पार्टी आप पे। फिर उसके बाद आप 2022 में आप देखिए कि आप राज्यसभा सांसद भी थे आप, यानी 2005 तक तो आप संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा लिए थे, लेकिन उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी आपको फिर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करती है, आप राज्यसभा सांसद रहते हैं। 2022 में आप जाके आपका कार्यकाल पूरा होता है, जिसमें आप मोदी जी के साथ काफ़ी रोए भी थे। आपकी बातों से आपके मतलब जब आप रिटायर हो रहे थे तो आप जो है आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लिपट के रोए थे, जो कि आपके बहुत अच्छे खासे दोस्त हैं, जिनकी प्रेरणा से आप शायद मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दे चुके हैं। दोस्तों अब अगर हम बात करें क्या इनको पार्टी क्या नहीं दिया, इनको कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों आज मैं फिर जिक्र करता हूं कि इस भारत में लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार टहल रहे हैं और लाखों करोड़ों युवा आपसे कम मेहनत करने वाले गुलाम नबी आज़ाद जी पार्टी के लिए कम मेहनत नहीं करेंगे। आपका आधा, मैं यही कहूँ कि आपके कार्यकाल का, आपके दिए गए, आपको मिले हुए पद का अगर 1/4 भाग किसी युवा को मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो पार्टी को अपनी माँ के समान समझेगा और उसकी सेवा करेगा और मरते दम तक पार्टी की चरणों में पड़ा रहेगा और पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जी, आप इतना सब कुछ पाते हुए आज आपने पार्टी छोड़ दिया और आप ऊपर से आरोप लगा रहे हैं कि हम राहुल गांधी जी की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। ये दोस्तों ये सरासर गुलाम नबी आज़ाद जी का ये आरोप एकदम बिल्कुल मिथ्या है। इनका मैं सही तरीके से अगर बताऊं कि आज तक आप सोचिए, थोड़ा प्रेशर दिमाग में दीजिए कि 1973 से 2022 तक यानी 50 साल के कार्यकाल में ये कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं दिए, और आज ऐसा क्या आ पड़ा कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए। उसका एक समुचित और सटीक जवाब है दोस्तों कि गुलाम नबी आज़ाद जी को अब की बार राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने नॉमिनेट नहीं किया, तो इनको तो ऐसा लगा कि बिना हम किसी पद के पार्टी में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये सत्ता की मलाई हमेशा खाना चाहते हैं, इसलिए इनको बिना पद के रहना मुनासिब नहीं लगा, तो इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों ये अपने 5 पन्नों के इस्तीफे जो कि सोनिया गांधी जी को भेजा है और सोनिया गांधी जी के कार्यकाल को, उनके किए गए काम को ये काफ़ी सराहना भी कर रहे हैं। लेकिन इनकी ये सराहना देखिए दोस्तों कि ऐसे समय में ये पार्टी से इस्तीफा दिए कि जब सोनिया गांधी जी आउट ऑफ स्टेशन चल रही हैं, यानी भारत में हैं ही नहीं, वो अपनी बीमारी को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर वो भारत से बाहर हैं और उस समय इन्होंने इस्तीफा दिया जबकि सोनिया गांधी जी है ही नहीं। तो सोचिए हम इनके काम को क्या समझे, या इनके आरोप को सही समझे या कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए हुए काम को सही समझे। दोस्तों आपको सटीक आकलन करना है। और दोस्तों यही नहीं, आज कांग्रेस पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है। अगर ये इतने सही होते गुलाम नबी आज़ाद जी, इतना सब कुछ पाने के बाद आज कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते और उसको पार्टी के उत्थान के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन ये ऐसे एक नेता हैं कि कम उम्र में, यानी 27 साल की उम्र में इतने ऊंचे ऊंचे ओहदे पे चले गए, इनको इतना ऊंचा ऊंचा सम्मान मिल गया कि ये अब एसी से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप पार्टी अगर मुश्किल दौर से गुजर रही है तो पार्टी सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रही है और ये प्रदर्शन करने के बिल्कुल काबिल है नहीं, यानी ये अब मेहनत करने के बिल्कुल काबिल नहीं हैं। तो इनसे मेहनत नहीं किया जाएगा, तो इसलिए ने सोचा चलिए हम ठीक है, आप पार्टी से लगातार इस्तीफा ही दे दें और हट जाएं। तो ये इनका कार्यकाल है दोस्तों। अब आप लोग बस इतना ही समझिए कि इनके इस्तीफा के एक मुख्य कारण कि इनको राज्यसभा का सांसद नहीं बनाया गया, इसलिए जो है ये पार्टी से इस्तीफा दिए हैं। और ये बिल्कुल अब 73 वर्ष की अवस्था इनकी हो गई, ये बिल्कुल पार्टी के लिए ना तो कोई मेहनत कर सकते थे, ना पार्टी के उत्थान के लिए कोई रणनीति बना सकते थे, जो कि राहुल गांधी जी को यह बात खटकती भी थी, क्योंकि राहुल गांधी जी चाहते थे कि अब जो है पार्टी में उन्हीं लोगों का प्रवेश हो जो कि नौयुवा हों,
जो कि युवा हों, जो कि अब देश के लिए कुछ कर सके, जो कि पार्टी के लिए कुछ कर सके। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में G23 के 23 मेंबर हैं। आप सोचिए, जितना हम, जितना आप, जितना कांग्रेस के युवा, साथ ही कांग्रेस सड़क पर मेहनत कर सकते थे, क्या ये G23 के नेता कर सकते हैं? और कितनी दिन तक कांग्रेस पार्टी इनको हर पद से नवाजती रहे? और कोई सदस्य और कोई मेंबर कांग्रेस पार्टी में नहीं है? तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि पार्टी ने सही किया इनके साथ, या इन्होंने पार्टी के साथ गलत किया या सही किया। बस मैं आपको यही बताना चाहता था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।